बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम गौरी अहद हुकूमत को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इंडो पाक हिस्ट्री में गजवनी अहद हुकूमत को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सुल्तान महमूद गजवनी साहब को सर फहरिस्त डिस्कस किया था। उनके बड़े कारनामे थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा फतूहात की थी और हिंदुस्तान के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक किए थे। 17 जो अटैक किए थे वो हिंदुस्तान के ऊपर सुल्तान महमूद गजनी साहब ने किए थे। आज भी तारीख के औराक में हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से उन्होंने सोमनाथ के मंदिर पे हमला किया, बुत तोड़े, बुत शिकन का लकब मिला, टाइटल आपको मिला। बहुत बड़े ज़बरदस्त किस्म के कारनामे सर अंजाम दिए सुल्तान महमूद गजनी साहब ने, तारीख के औराक में आज भी मौजूद हैं। इसके बाद जनाब जो है वो सुल्तान महमूद गजनी साहब, जो कि 1030 में उनका इंतकाल हो जाता है। 1030 के बाद उनके जो बेटे हैं मसूद साहब जो हैं, वो जो है वो अपनी हुकूमत जो है वो कायम करते हैं और 1040 ईडी में उनका भी इंतकाल हो जाता है। उसके बाद इंतकाल इस तरह से होता है कि मसूद के जो अपने ही गुलाम हैं, उन्हीं के हाथों सुल्तान महमूद गजनी साहब के जो बेटे हैं उनका इंतकाल हो जाता है, उनको वो कत्ल कर देते हैं। फिर इस तरह से जनाब जो है वो और कुछ चंद एक गजनी हुक्मरान आते हैं, लेकिन हुकूमत देर पा नहीं चल पाती। अल्टीमेटली 1173 में गौर खरासान का इलाका, जिसके हुक्मरान गियासुद्दीन मोहम्मद गौरी साहब गजना के ऊपर अटैक करते हैं, हमला करते हैं और गजना को अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर उस तरह से जनाब जो है वो उनके जो भाई हैं शहाबुद्दीन गौरी साहब, जनाब जो है वो 1186 में जनाब जो है वो लाहौर के ऊपर अटैक करते हैं, हमला करते हैं। और जो आखिरी बादशाह होता है गजवनी अहद हुकूमत का, खुसरो मलिक, और उसका जो बेटा बहराम होता है, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और लाहौर के ऊपर काबिज हो जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं और उन दो शख्सियत को अपने भाई गियासुद्दीन मोहम्मद गौरी के पास गजना भेज देते हैं। इस तरह से गजवनी अहद हुकूमत का इख्तिताम होता है। अब 1186 से लेके 1206 तक गौरी अहद हुकूमत जो है वो कायम होती है। कौन सी कायम होती है जी? गौरी अहद हुकूमत कब कायम होती है? 1186 एडी से लेके 1206 एडी तक ये जो गौरी डायनेस्टी है ये चलती है, क्योंकि ये जो शहाबुद्दीन गौरी साहब थे, इन्होंने 1186 में लाहौर के ऊपर अटैक करके कब्जा कर लिया। तो वहां से ही ये जो 1186 एडी से ही ये जो गौरी हुकूमत उसका आगाज हो जाता है। वैसे इससे पहले जो गियासुद्दीन मोहम्मद गौरी साहब से वो गजना के ऊपर काबिज थे, वो गजना के ऊपर उन्होंने अपनी हुकूमत जो है वो कायम रखी थी। 1173 से तकरीबन वो वहाँ पे मौजूद थे, आबाद थे, और उनका जो मरकज़ था मेन वो गजना ही था। तो यहाँ से जनाब जो है वो ये जो गौरी अहद हुकूमत है, शहाबुद्दीन गौरी साहब जो है वो 1186 ईडी में लाहौर के ऊपर काबिज हो जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं और गौरी अहद हुकूमत का आगाज हो जाता है 1186 में। और 1203 तक, तकरीबन 1203 तक जो शहाबुद्दीन गौरी साहब का जो भाई है गियासुद्दीन गौरी जो है वो क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। 1203 में गियासुद्दीन मोहम्मद गौरी साहब का 1203 में इंतकाल हो जाता है और शहाबुद्दीन गौरी साहब जो है वो अकेले ही हुक्मरान बन जाते हैं। 1203 से लेके 1206 तक जो है वो अकेले हुक्मरान रहते हैं शहाबुद्दीन गौरी साहब। लेकिन अगर इससे पीछे देखा जाए तो 1186 से लेके 1203 तक ये जो शहाबुद्दीन गौरी साहब है, ये अपने भाई गियासुद्दीन गौरी के साथ रहते हैं, उनके साथ
इनकी जो हुकूमत होती है वो तकसीम होती है, उनके साथ वो इनकी हुकूमत शेर होती है। अकेले हुक्मरान कब बनते हैं? 1203 में बनते हैं, क्योंकि इनके भाई की जो है वो इंतकाल हो जाता है, तो 1203 में आके शहाबुद्दीन गौरी जो है वो अकेले हुक्मरान बनते हैं गौरी अहदे हुकूमत के। अच्छा, तो इस तरह से ये तो थोड़ा सा पसे मंजर था, बैकग्राउंड था कि ये जो गौरी अहदे हुकूमत है ये किस तरह से आती है, शहाबुद्दीन गौरी साहब अपना क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं इस अहदे हुकूमत में, जरा हम वो देखते हैं। तो आप जरा यहां पे हेडिंग दे ले, जंगे तराइन की। जंगे तराइन, जंगे तराइन जरा आप हेडिंग दे लें कि शहाबुद्दीन गौरी साहब का अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनका अहदे हुकूमत, ये किस तरह से जंग लड़ते हैं, किस तरह से अपनी हुकूमत को सस्टेन रखते हैं, किस तरह से अपनी ये हुकूमत चलाते हैं, जरा इसको देखते हैं। तो जंगे तराइन का नाम आपने सुना होगा, सवाल पेपर में पूछा भी जाता है जंगे तराइन के हवाले से। ये कैसे हुई, किस तरह से हुई, इसका क्या पस मंजर है, जरा हम उसको डिस्कस करते हैं। तो जंगे तराइन जो वो दो हुई थी, तराइन एक मुकाम का नाम है, वहां पे हुई थी, और ये दो जंगे हुई थी। फर्स्ट जो हुई थी जंगे तराइन वो 1191 में होती है, और जो सेकंड जंगे तराइन होती है वो 1192 में होती है। अब जरा इसका पस मंजर समझिए कि ये क्या है जंगे तराइन। बेसिकली ये जो दिल्ली और अजमेर है, दिल्ली और अजमेर के इलाके पे ये जो राजपूत राजे हैं, पृथ्वीराज है, हिंदू हैं, ये आबाद थे और इन्होंने नाजायज कब्जा किया हुआ था अजमेर और दिल्ली पे। शहाबुद्दीन गौरी साहब उस वक्त गौरी अहदे हुकूमत में थे, लाहौर के ऊपर इनका कब्जा था, इनका जो मेन मरकज था वो गजना था। तो इस तरह से इन्होंने पृथ्वीराज को, किसको? पृथ्वीराज को, ये जो पृथ्वीराज है इसको जनाब इन्होंने क्या लिखा, खत लिखा कि ये जो तुमने दिल्ली और अजमेर का जो इलाका नाजायज कब्जा किया हुआ है इसको छोड़ दो। लेकिन पृथ्वीराज अपने नशे में धुत था। राजा, इनके जो राजे थे हिंदू थे, वो राजपूत थे, तो उन्होंने कहा कि हम कतई तौर पे ये जो अजमेर और दिल्ली का जो इलाका बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से मामला जरा आगे चलते हैं। तो शहाबुद्दीन गौरी साहब जो है वो क्या करते हैं, ठंडा के इलाके पे क्या करते हैं, वो कब्जा कर लेते हैं, और कब्जा करने के बाद जनाब जो वो गजना की तरफ फौज को लेके वापस लौट रहे होते हैं, और पीछे से ये जो पृथ्वीराज साहब है वो ठंडा के ऊपर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। जब कब्जा करते हैं तो आपको पता है कि ये जो पहले जो कब्जा कर चुके थे वो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी साहब ने किया था, तो वो उसके ऊपर कब्जा करके अपना अमीर बैठा के वापस गजना की तरफ लौट रहे थे, लेकिन पीछे से पृथ्वीराज ने उसके ऊपर अटैक करके उसके ऊपर कब्जा कर लिया। शहाबुद्दीन गौरी साहब रास्ते से ही वापस लौट आए, आपकी फौज थकी हुई थी। क्या होता है कि पृथ्वीराज के पास 2 लाख सिपाही होते हैं, 2 लाख सिपाही होते हैं, और हजारों में इनके पास घोड़े, तलवारें, बड़ा जबरदस्त किस्म का साजो सामान पृथ्वीराज के पास होता है। शहाबुद्दीन गौरी के पास चंद थके हारे सिपाही, चंद हजार और थोड़ी सी असले तलवारें। तो वो तराइन के मुकाम पे जनाब जो है वो दोनों फौजें 1191 में, ये पृथ्वीराज ठंडा के ऊपर कब्जा कब करता है, 1190 की बात है। दोनों फौजें आपस में आमने सामने कब होती, 1191 में होती। तो 1191 में दोनों फौजें आपस में आमने सामने होती हैं। खांडे राव, ये पृथ्वीराज का भाई था, खांडे राव ने जनाब जो है वो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी साहब को फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में शदीद जख्मी कर दिया। इस तरह से जब इनका सिपहसालार शदीद जख्मी होगा तो फौज के हौसले पस्त हो गए, और ये वो वाहिद पहली जंग थी जिसमें मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। शहाबुद्दीन गौरी साहब अपने जो चंद एक सिपाही बच गए थे उनको लेके वहां से भाग निकलने में, फरार होने में कामयाब हो गए, और आके लाहौर आके उन्होंने सांस लिया। इस तरह से मुसलमानों की ये पहली शिकस्त थी पृथ्वीराज की तरफ से फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में। अब जब जंग हार गया तो शहाबुद्दीन गौरी को बार बार अपने जहन में सुल्तान महमूद गजवनी
का जो है वो नक्शा उनके जहन में प्रिंट हो जाता कि जनाब सुल्तान महमूद गजनवी साहब ने किस तरह से अटैक किए, किस तरह से उन्होंने इन हिंदुओं को शिकस्त दी। तो कहा जाता है कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी साहब ने 1 साल तक खतर खा जो है वो साफ या अच्छे किस्म का जो लिबास नहीं पहना, इसी सोच में, फिक्र में, टेंशन में कि पृथ्वियों से क्या लेना है, बदला लेना है। तो अगले साल ही 1192 की बात, अगले साल ही 1192 में ये जो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी साहब जो है वो दोबारा फिर से तकरीबन 2 लाख या फिर 3 लाख के राउंड अबाउट जो अपने सिपाही जो है वो कहा जाता है, 1 लाख के राउंड अबाउट सिपाही जो है वो शहाबुद्दीन गौरी साहब के पास होते हैं, और पृथ्वीराज के पास कितने होते हैं? 3 लाख के राउंड अबाउट, 2 से 3 लाख के राउंड अबाउट होते हैं। तो जनाब वो क्या करते हैं कि वो यहाँ से अपनी फौज लेके निकलते हैं, गजना से जहाद के लिए निकलते हैं। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी साहब वहाँ से निकलते हैं, और जब निकलते हैं तो दोनों फौजें 1192 में जंगे त्राइन एक बार फिर से होती है, दूसरी जंगे त्राइन होती है, और त्राइन के मुकाम पे दोनों फौजें आपस में आमने सामने होती हैं। जब दोनों फौजें आपस में आमने सामने होती है, और जरा यहाँ पे सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी साहब का जरा IQ लेवल चेक कीजिए। आपने अपनी फौज को 5 हिस्सों में तकसीम कर लिया कि 4 हिस्सों की फौज को यह कहा कि अगर शिकस्त हो तो शिकस्त अगर तुम्हें हो जाए तो तुमने वहां से भाग निकलना है, और जो दूसरी इनकी जो एक फौज बची थी, चार को तो यह मशवरा दिया, और एक को यह कहा कि जब ये भाग निकले और ये जो पृथ्वीराज है इसकी फौज जो है वो अपना गरूर करने लग पड़े और तकब्बुर में आ जाए और जश्न मनाना शुरू कर दे, अपने नशे में धुत हो जाए, तो फौरन से उनके ऊपर अटैक कर देना। और हुआ भी कुछ इस तरह से। तो शहाबुद्दीन गौरी साहब जो हैं वो क्या करते हैं, वो जंग ये हारने के करीब पहुंच चुके होते हैं, इनके 4 जो दस्ते होते हैं वहां से भाग निकलते हैं। पृथ्वीराज बहुत खुश होता है, जश्न मनाते हैं, नशे में धुत हो जाते हैं, और तब फिर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी साहब जो है वो अपनी एक फौज के हिस्सों को कहते हैं अब जरा इनके ऊपर टूट पड़ो। तो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी साहब का ये जो फार्मूला था वो कामयाब हुआ, और जो जनाब जो थे पृथ्वीराज की जो फौज थी वो थक हार चुकी थी और उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन होती है, पृथ्वीराज और सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी साहब के दरमियान होती है। इस तरह से जनाब जो है वो सेकंड बैटल तराइन जो है वो शहाबुद्दीन गौरी साहब जो है जीत जाते हैं। इस तरह से ये मामला चलते हैं। और फिर 1200 आगे 3 में बात करें तो इनके जो भाई गियासुद्दीन साहब हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं। 1206 तक जनाब जो है वो गौरी डायनेस्टी रहती है, और 1206 में ये जो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी साहब है इनका भी इंतकाल हो जाता है। और फिर इनके बाद जनाब जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब 1206 में जो है वो लाहौर के हुक्मरान मुकर्रर होते हैं, उनको कायम मुकाम सरा दिया जाता है, उनकी हुकूमत आती है कुतुबुद्दीन ऐबक साहब की, और उनका जो हुकूमत का मरकज होता है गौरी हुकूमत का वो गजना से ख़त्म कर दिया, तब लाहौर करार दिया जाता है। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जो है वो जनाब जो है वो लाहौर के फिर हुक्मरान बनते हैं 1206 में। ठीक है, तो इस तरह से जनाब जो है वो ये जो गौरी अहद हुकूमत है वो उसका जवाल होता है। तो गौरी अहद हुकूमत में जो मशहूर पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में अपने ज़हन में रखेंगे कौन कौन सी है, जैसे हज़रत लाल शहबाज कलंदर साहब हैं 7 शरीफ वाले। इस तरह से हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, वो भी इनके दौर की ही शख्सियत है। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर जिनका पाकपतन में मज़ार है, वो भी इन्हीं दौर की एक ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटीज़ मानी जाती है। हज़रत चिश्ती अजमेरी साहब जो हैं वो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब जो है वो भी इन्हीं के दौर की पर्सनैलिटी है। तो इस तरह से ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। गौरी अहद हुकूमत इस तरह से चलता है और फिर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब इसके बाद जो जनाब जो है वो कायम होगी वो क्या होगी, 1206 में कायम होगी और 1526 तक चलेगी, जिसे दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी बनाते हैं, फिर इसके बाद खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी। 1526 में लोधी डायनेस्टी जो उसका जो है वो इख्तिताम हो जाता है। दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से 1526 तक चलती है। लोधी डायनेस्टी में जिसको बहलूल खान लोधी साहब ने, जो उनके फाउंडर है, इब्राहिम लोधी आखिरी हैं, उनको शिकस्त होती है बाबर से। फिर आगे मुगल
मुगलिया सल्तनत का आगाज हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में, इनकमिंग लेक्चर्स में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 1206 से लेके 1526 तक है। आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिए। मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।